हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर सीबीएसई, आईएससी, जेईई, नीट, बिट, सैट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। एनसीईआरटी पूरा हम लोग कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं और उसमें से जो मेन चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और आपको नोट भी करना है सब कुछ, और मेरे साथ साथ आपको सीखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले वाली चीज़ें सारी कर ली हैं पहले वीडियो में। जिस बच्चों ने नहीं किया है उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो जहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात है, तो सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की ट्रेंड को समझेंगे कि ये कम होता है या ज़्यादा होता है। कंपेयर करके देखेंगे अल्कोहल फिनॉल का अल्केन से या ईथर से कम होता है या ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। इन अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सपोज आपके पास है CH3, CH2, 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 OH, जिसको बोलते हैं अल्कोहल, यानी कि ये आपका लीनियर चैन वाला अल्कोहल है। इसमें अगर आप ब्रांचिंग करोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, CH2OH ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये लीनियर चैन हो गई, ये ब्रांचिंग हो गई। तो लीनियर चैन वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रांचिंग वाली। ब्रांच में क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। राइट, ये हम लोगों ने क्लास 11 में भी ट्रेंड को समझा था, हाइड्रोकार्बन में देखा था हम लोगों ने। ये बहुत बड़ा एरिया लेता है और ये छोटा एरिया लेता है। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी, इजिली बॉइल हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी बात आपको ये समझनी है कि OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनॉल्स इज इन्वॉल्व इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से बॉन्डेड है। कैसे बॉन्डेड है? हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ROH अल्कोहल है, इसका O दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन ऑफ वन अल्कोहल एंड हाइड्रोजन ऑफ अदर अल्कोहल। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे स्कूल में कैसे होता है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, बहुत सारे स्कूल एक साथ मिलते हैं, वही यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स। बहुत सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में एसोसिएटेड हो गए। तो ऑब्वियसली जब एसोसिएट होकर एक बड़ा सा नेटवर्क बनाएंगे तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। फिनॉल भी होता है, फिनॉल भी आपस में एसोसिएट हो जाता है विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनकी भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। राइट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना भी है। It is interesting to note that boiling point of alcohol and phenols are higher in comparison to other classes of compounds like hydrocarbon, ethers, haloalkanes, haloarenes, है ना। अगर हम कंपेयर करें अल्कोहल फिनॉल को किससे? हाइड्रोकार्बन से, यानी कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ईथर से, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन से कंपेयर करें तो अल्कोहल का ज्यादा होता है ड्यू टू दिस नेटवर्क। राइट, इन्होंने एक नेटवर्क बना लिया आपस में। ऑब्वियस बात है, जिसका जितना ज्यादा नेटवर्क होगा उसको ब्रेक करना, उसको बॉयल करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है, आसपास है, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर वाइडली। द बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब अल्केन और अल्कोहल को कंपेयर करें और विथ ईथर्स, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बीच में आता है, यानी कि अल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ईथर का, लेकिन अल्कोहल से कम होगा, राइट? क्योंकि ईथर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं बना पाता है। दिस इज ईथर। ईथर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ, अगर ईथर से जुड़ेगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ ईथर से जुड़ेगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की कमी है। यहाँ तो कार्बन है ना, कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये जो ईथर है किसी दूसरे ईथर से बड़ा मुश्किल से रिएक्ट हो पाएगा, जुड़ पाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वहां पर बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने क्या समझा इस पूरे पेज में, क्या समझा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये आप कैच वर्ड है आपके लिए, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अल्कोहल और फिनॉल आपस में एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। अल्कोहल आपस में जुड़ के बड़ा नेटवर्क, फिनॉल 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 जुड़ के बड़ा नेटवर्क, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर आपको लिया गया इथेनॉल, मिथॉक्सीमीथेन और प्रोपेन। तो बॉइलिंग पॉइंट पे नजर डाल दो एक बार, 351, राइट? इससे कम हो गया ईथर का 248, इससे कम हो गया अल्केन का, प्रोपेन का 231। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर मास देखो आसपास ही है, 46 ये भी है, 46 ये भी है, 44 ये है। मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल कंपेरेबल है, लेकिन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। ठीक है बच्चों? The high boiling point of alcohols are mainly due to the presence of intermolecular hydrogen bonding in them, which is lacking in ethers and hydrocarbon. ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी, इजी है। इसके बाद बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना? कौन वाटर में सॉल्युबल है, कौन नहीं है। ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स in water is due to their ability to form hydrogen bonds with water molecules. ठीक है ना? Solubility of alcohols and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bonds with water molecule. देखो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड को वाटर में अगर घुलना मिलना है, सॉल्युबल होना है, तो उसको वाटर के साथ बॉन्ड बनानी पड़ेगी। सीधी सी बात है ना? अगर आपको कोई नया फैमिली मेंबर है, तो वो नया कोई फैमिली मेंबर घर में आया है, उससे अगर बॉन्डिंग बनानी है, दोस्ती करनी है, तो उसको बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी बाकी फैमिली मेंबर से, तभी वो वहाँ रह पाएंगे। ठीक है ना? सिमिलरली इसमें भी वही हाल है कि अगर वाटर में आपको सॉल्युबल होना है तो वाटर से बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, राइट? तो सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल्स आर मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। लोअर अल्कोहल जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये तो घुल मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हायर मॉलिक्यूलर मास वाला अल्कोहल में जाएंगे, जहां पर कि 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 8 कार्बन हो, जितनी कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी, वाटर में मिलना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो पोर्शन है ना, वो वाटर रिपेलेंट होता है, वो वाटर को रिपेल करना चाहता है। वो पोर्शन अगर बड़ा हो गया, डोमिनेटिंग हो गया, तब तो सॉल्युबल होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना? ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का O और H ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देखो यहाँ बॉन्डिंग दिखा रहा है, HOH यहाँ भी बॉन्डिंग है, HOH यहाँ भी बॉन्डिंग है। ठीक है ना? ये बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही अल्कोहल इसमें सॉल्युबल होगा वाटर में। जैसे जैसे चैन बड़ा होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों? है ना? इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद पढ़नी है केमिकल रिएक्शंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 चीज आपने समझा, एक तो बॉइलिंग पॉइंट की टेंडेंसी कैसे कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, दूसरा आपने पढ़ लिया सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना? 2 पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस। देखो अल्कोहल ना बड़ा ही वर्सेटाइल कंपाउंड है, बहुत स्मार्ट है ये अल्कोहल। ये कभी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। कैसे, आइए देखते हैं। अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स, देखो बोला था ना, दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। OH का जो बॉन्ड है, the bond between OH is broken when alcohols react as nucleophile. ठीक है ना?
तो न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना, एक्सेस होता है, उसी को तो बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक करेगा, राइट। आपका एरो साफ साफ दिख रहा है बच्चों? लेट मी चेक द कैमरा। सही है, बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। तो हमें मालूम है कि अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 लोन पेयर है, खाली बैठे हैं वो अटैक करने के लिए, वो रिएक्ट करने के लिए खाली बैठे हैं, राइट। तो ये क्या होगा, ये अटैक कर देगा किसी पॉजिटिविटी, जहां पॉजिटिव सेंटर मिलेगा वहां अटैक कर देगा। भाई इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है, जहां भी पॉजिटिव सेंटर मिलेगा वहां वो अटैक कर देगा। अब यहाँ पे कार्बन का टाइम मान लो आपने दे दिया पास में, तो अटैक कर देगा इसके ऊपर कि भैया आ जाओ, कहाँ अकेले पड़े हो, पॉजिटिव रह के अकेले अकेले चार्ज लेके बैठे हो, अटैक कर देगा। तो ओ ने अपना इलेक्ट्रॉन दे के अटैक किया है ना, ओ ने अपना इलेक्ट्रॉन खर्च किया है। तो इलेक्ट्रॉन अगर उससे दूर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन अपना खर्च करता है, जो इलेक्ट्रॉन अपना यूज करता है, उसके ऊपर पॉजिटिविटी चार्ज तो आएगी, है ना। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसको किसी को दे दिया, तो मेरे पास तो पॉजिटिविटी आएगी ना। तो बिल्कुल यही है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, कार्बन के साथ शेयर किया है, चलो आ जाओ मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिविटी आ जाएगी, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिविटी आने का मतलब अनस्टेबल, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा, राइट। उसके नेचर के खिलाफ है, क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिविटी सूट नहीं करता, राइट। ये सिस्टम को बनाता है अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन जल्दी से अपना H+ आयन को हटा देगा, H को हटाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस गेन करेगा और 2 लोन पेयर वापस अपनी ले लेगा, राइट। 2 लोन पेयर आप यहाँ दिखा सकते हो वापस, ऐसे दिख रहा है आपको, छोटे छोटे डॉट्स हैं, 4 डॉट्स में ड्रॉ किए छोटे छोटे। ये वापस इसने अपना H+ को भगा दिया और इलेक्ट्रॉन जो था और हाइड्रोजन के साथ जो शेयर कर रहा था वो वापस उसने ले लिया और अपनी स्टेबिलिटी उसने गेन कर ली, ठीक है ना। तो OH बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो चुका है, राइट। OH बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया। दूसरा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम किसी अल्कोहल में H+ आयन दे दें, प्रोटोनेटेड का क्या मतलब है, प्रोटोनेटेड मतलब H+ आयन, अगर हमने H+ आयन दे दिया है, प्रोटॉन दे दिया है, तो ये OH2 यहाँ पे और प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि होगा तो वही काम जो यहाँ काम हो रहा था वही यहाँ भी होना है। यहाँ पे C पॉजिटिव था ना, कार्बोकेटाइन था, यहाँ H पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, ले लेगा और खुद पे ले आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को तो हटाना ही पड़ेगा, उसके लिए अगर Br- कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पूरा हट जाएगा, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल इज ए गुड लिविंग ग्रुप। क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल? गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब जो कंपाउंड को छोड़ने को राजी हो जाए, छोड़ने को तैयार हो जाए, उसको बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। Br- ने अटैक किया, वाटर मॉलिक्यूल यहां से हट गया, ये कंपाउंड बन गया Br(CH2)R, ठीक है ना, बढ़िया। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, वाटर मॉलिक्यूल को भगा दिया, ये बन गया। Based on the cleavage of OH and CO bonds, the reactions of alcohols and phenols may be divided into 2 groups. ध्यान से देखना बच्चों, अगर आप ये समझ गए हो तो आगे की चीजें आसान लगेंगी, ठीक है ना। अटैक किया किस पे? जब खुद न्यूक्लियोफाइल होगा तो डायरेक्ट अटैक, ठीक है ना। प्रोटोनेटेड, आपने प्रोटोन अगर दे दिया तब तो भैया वो बन गया इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव सेंटर आ गया ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया पूरा का पूरा कंपाउंड, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वाटर को भगाएगा, खुद लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है ना। और भी चीजें हैं यहाँ पर क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में, और कैसे हो सकता है? रिएक्शन विथ मेटल, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो अल्कोहल है इसके साथ अगर आप मेटल डालोगे तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर छोड़ देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा बाहर। हाइड्रोजन दे दिया आपको और H हट गया, यहाँ पे Na लग गया, H हट गया, Na लग गया, तो ये क्या बन गया? RONA, रोना बन गया, रोना। रोना को क्या बोलते हैं? सोडियम अल्को ऑक्साइड। सोडियम तो ये है अल्को ऑक्साइड, अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन तो अल्को ऑक्साइड, सोडियम अल्को ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, ठीक है, बढ़िया है ना।
तो पहला रिएक्शन क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में क्या है, मेटल डाल दो, अल्कोहल में मेटल डाल दो, ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो अल्कोहल आपको हाइड्रोजन दे रहा है, कब, जब मेटल डालोगे तब, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसमें आपने एल्युमिनियम मेटल डाल दिया तो यहां से भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड बनेगा, ये बाहर निकल गया आपका। फिनॉल में आप डाल रहे हो 2Na, सोडियम डाल रहे हो तो हाइड्रोजन ये भी बाहर निकल जाएगा, इसका भी हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है। फिनॉल से बन गया सोडियम फिनोऑक्साइड, नाम याद करना जरूरी है बच्चों, नाम भी याद होनी चाहिए, सोडियम फिनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, नेम यू हैव टू रिमेंबर। तो आपको मिल गया सोडियम, फिनॉल से सोडियम फिनोऑक्साइड। अब एक बात भी आपको ध्यान में रखनी है, नोटिस में रखनी है, जो आपको हाइड्रोजन देता है ना उसकी एसिडिक बिहेवियर भी आपको सोचना पड़ेगा। फिर अगर ये मान लो ये मुझे हाइड्रोजन देगा, मैं क्या बोलूँगा, यार ये तो एसिड है, ठीक है ना। अगर मेरे को ये हाइड्रोजन अगर दे देगा, मेरे को ये अगर हाइड्रोजन देगा तो मैं बोलूँगा क्या, ये तो एसिड है। यानी कि अब आपको ना इसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई ये तो अल्कोहल भी हाइड्रोजन दे रहा है, फिनॉल भी हाइड्रोजन दे रहा है, दोनों हाइड्रोजन दे रहे हैं तो दोनों एसिडिक हुए ना। तो इसमें चेक करना पड़ेगा कम ज़्यादा कौन एसिडिक है, ठीक है। अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, इस पे डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर अल्कोहल को आप कोई बेस दे दोगे ना, बेस, तो अल्कोहल उस टाइम एसिड की तरह रिएक्ट करता है और अपना हाइड्रोजन बेस को दे देता है, भैया ले जाओ मुसीबत खत्म करो। ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। एसिडिटी देखो, मैंने बोला था ना एसिडिटी चेक करनी पड़ेगी, तो अब हमें पढ़नी है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है ना। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि अल्काइल की बात होगी, अल्काइल तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, बात तो सही है, कोई भी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। इसका मतलब समझे, कोई भी ये OH बॉन्ड है ना और इधर क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप ऐसे लगा हुआ है, ये जो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है और इसको बना देगा नेगेटिव, ठीक। अब ये नेगेटिव बन गया तो ये H+ आयन को छोड़ता नहीं, एक H+ आयन को और खींच के रखेगा, पकड़ के रखेगा, भाई सीधी सी बात है ना। H+ आयन जो होता है वो छोटा होता है, वो O की नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये H+ आयन को पकड़ के ही तो रखेगा, जाने थोड़ी देगा। तो डिक्रीजेज द पोलैरिटी, अब ये जब भी पूरा नेगेटिव इसके पास आ रहा है तो इसको पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगी, इसको पॉजिटिविटी नहीं मिलने वाली H+ आयन। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है तो पोलर का क्या मतलब होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तभी तो बोलते हैं पोलर है, ये प्लस माइनस को तो बोलते हैं पोलर है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा ना ऑक्सीजन के ऊपर, उतनी ज्यादा OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी। दिस डिक्रीजेस द एसिड स्ट्रेंथ, राइट। अब सीधा सीधा आप समझो, जितना ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो H+ आयन की भागने की, वहां से निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब H यहां से जाएगा तो एज ए H+ जाएगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखना चाहेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जब O नेगेटिव है, ठीक है ना, O नेगेटिव है तो H+ आयन को निकलते ही फिर से पकड़ लेगा, उसको जाने नहीं देगा। नेगेटिव है या पॉजिटिव को जाने देगा क्या, बहुत अट्रैक्शन होगा दोनों में, तो जाने नहीं देगा। तो यानी कि अब आप यहाँ पे 3 केसेस को कंपैरिजन में देखो, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप है। तो यहाँ का ऑक्सीजन जो होगा बहुत हाईली नेगेटिव होगा, वो H+ आयन को छोड़ेगा ही नहीं। यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, यहाँ का ऑक्सीजन भी नेगेटिव होगा लेकिन इससे कम होगा,
यहाँ का ऑक्सीजन भी नेगेटिव होगा लेकिन इससे कम होगा। यहाँ की टेंडेंसी थोड़ी रहेगी कि चलो भाई H प्लस ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन है नहीं एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस, यहाँ से H प्लस आयन निकलने के चांस ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो एसिडिटी फिनॉल में पहले आप लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ अल्काइल ग्रुप decreases the polarity of OH bond and hence decreases the acidic strength. This decreases the acid strength. For this reason, the acid strength of alcohols decreases in the following order. ये आप ऑर्डर को लिखो, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, इस ऑर्डर को आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोल के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए और आप खुद से आंसर को लिख पाओ। किसी की रटने की जरूरत नहीं, किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, आप खुद से लिखो, अपने नोट्स बनाओ, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो जल्दी। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड्स देन वाटर। अल्कोहल को वाटर से कंपेयर किया गया है बच्चों, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, ठीक है ना। This can be illustrated by the reaction of water with alco oxide. अल्को ऑक्साइड है ये, यहाँ से H निकल चुका है, अल्कोहल से H निकलेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, तो ये वो नेगेटिव वाटर से H प्लस आयन ले लेगा, राइट, अटैक करेगा ना H के लिए, तो ROH अल्कोहल बन गया और OH माइनस आयन अलग हो गया। तो यहाँ पर वाटर ने क्या किया, H प्लस आयन इजिली दे दिया, किसे, अल्को ऑक्साइड, यानी कि वाटर भी एसिडिक हुआ ना, ये अपने H प्लस आयन दे पा रहा है बहुत ही आसानी से, इसलिए हम लोगों ने लिखा है वीकर एसिड्स देन वाटर। दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल, है ना। वाटर बहुत ही इजीली प्रोटॉन देता है, अल्कोहल से भी इजीली। अल्कोहल का तो हमने देख लिया, O पे नेगेटिव है, H प्लस आयन को छोड़ेगा ही नहीं, राइट। Also in the above reaction we note that an alkoxide ion is a better proton acceptor. ध्यान देना बच्चों, अल्कोक्साइड बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन एक्सेप्टर का मतलब H प्लस आयन को बेटर एकोमोडेट करेगा, प्रोटॉन यही है ना, H प्लस आयन को एकोमोडेट करेगा। RO माइनस बहुत हाईली नेगेटिव है, इसको तो पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए, तो ये H प्लस आयन को काफी इजीली एकोमोडेट करेगा। Also in the above reaction we note that an alkoxide ion is a better proton acceptor than hydroxide ion, which suggests that alkoxide is stronger basis. alkoxide stronger base है। stronger base का क्या मतलब होता है, जो आसानी से H प्लस आयन ले ले, जो H प्लस आयन ले ले वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो H प्लस आयन दे दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। Alcohols act as Bronsted bases as well. Alcohol act as Bronsted bases as well. It is due to the presence of unshared electron pairs on oxygen, which makes them proton acceptor. देखो, जो easily proton accept कर लेना उसको बोलते हैं Bronsted base. Bronsted ने एक थ्योरी दिया था कि जो भी कंपाउंड, मान लो ये कोई कंपाउंड है, इसने H प्लस आयन इजीली ले लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, ये Bronsted base है। ब्रॉन्स्टेड एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी H प्लस आयन इजीली एक्सेप्ट कर ले उसको हम ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे। तो अल्कोक्साइड आयन हाईली नेगेटिव है, H प्लस आयन को अटैक करके तुरंत ले लेगा ये, तो हम क्या बोलेंगे, अल्कोक्साइड इज ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है ना बच्चों। आगे कर लेते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अल्कोहल की बहुत बातें हो गई, अभी क्या समझेंगे हम लोग, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल भी तो हाइड्रोजन आयन दे देता है, H हाइड्रोजन दे देता है, इसका मतलब ये भी तो एसिडिक है, ठीक है ना। अब जब हम बेंजीन की बात करेंगे, फिनॉल की बात करेंगे, तो यहाँ तो रेजोनेंस की भी तो बातें होंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी तो है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल। द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ मेटल्स एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स इट्स एसिडिक नेचर। बात सही है, हम लोगों ने पहले देखा था कि मेटल इसमें हम लोगों ने दिया तो ये हाइड्रोजन दे रहा है बाहर की तरफ। The hydroxyl group in phenol is directly attached to the sp2 hybridized carbon। बात तो सही है, यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मैंने पहले ही बोला था आपको,
अगर डबल बॉन्ड एक्वायर करता है कार्बन, जैसे कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन के पास, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, which acts as electron withdrawing group. sp2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. Due to this, the charge distribution in phenol molecule as depicted in its resonance structures causes the oxygen of OH group to be positive. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कहीं दिख रहा है? ये तो फिनॉल हो गया. फिनॉल के यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, बेंजीन का कार्बन के ऊपर लगा हुआ है ना OH. यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए इधर आएगा ना, डबल बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो रिपल्स फील करेगा और रिपल्स होकर इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा जो आपको यहाँ दिखाया गया है. ठीक है ना. इसमें क्या है कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है. ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है फॉर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. फॉर, आपको दिख रहा है बच्चों? ज्यादा कोने में तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ ठीक है, फाइन. यहाँ पे क्या दिख रहा है अपन को? अपन लोगों को दिख रहा है कि ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, शेयर किया है sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन के साथ. तो यहाँ पर एक और बॉन्ड बन गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन वहां गया तो बॉन्ड बन गया एक, तो डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर. तो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने अपना खर्च किया ना, अपना ऑक्सीजन उसने काम पे लगाया है, दूर भेजा है थोड़ा कि चलो जाओ भाई बॉन्ड बनाओ, तो पॉजिटिविटी तो आएगा ऑक्सीजन पे. पहले भी देखा है हमने, पॉजिटिविटी आ गई. और यहाँ पर आप कह सकते हो निगेटिविटी आ गई, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड रिपल्स हो गया ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्स हो गया और यहाँ पे आ गया. अभी इलेक्ट्रॉन बड़ा ही एक्साइटेड है इसको बॉन्ड बनानी किसी किसी के साथ. तो यहाँ ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आएगा, तो दिस बॉन्ड विल कम ऑन दिस कार्बन नेगेटिव. ठीक है, ये यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्डिंग के लिए. तो यहाँ वाला जो बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, वो रिपल्स फील करेगा और इस कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ दिखाया गया है. ठीक है. सिमिलरली ये यहाँ बॉन्ड करेगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा कार्बन, यहाँ पे आ गया ये. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए आएगा तो ये वापस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, उसने वापस ले लिया अपना, तो यहाँ पे पहुंच गया. राइट, यहाँ पहुंच गया, बेंजीन पे OH आ गया, फिनॉल बन गया आपका ये. ठीक है ना. फिनॉल ही था पहले भी, लेकिन बीच में हमने क्या देखा? O ग्रुप का पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव. ठीक है ना. अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, हमने अल्कोहल में क्या देखा? O के ऊपर नेगेटिविटी बढ़ गई थी, क्योंकि R इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे पड़े हैं, R वाले, वो O को बना देता है हाईली नेगेटिव. और उससे उसका रिजल्ट क्या होता है कि H+ आयन को छोड़ता ही नहीं जल्दी. ठीक है ना. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे O के पास पॉजिटिविटी आ गई, अभी H+ आयन को रिपेल करके आराम से भगा सकता है. यही तो डिफरेंस है दोनों में. इसके पास O के पास पॉजिटिविटी आ गई, ये हाइड्रोजन को भगा सकता है, निकाल देगा, तो भागो यहाँ से, रिपल्सन होगा, O+H+. बात समझ में आ रही है? यहाँ से रिलीज ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा इजी है बच्चों. ठीक है ना, ज्यादा इजी. आगे और समझते हैं इस चीज को. देखो अल्कोहल में क्या होता है, H+ आयन ये देगा तो RO- बनेगा, और R क्या होता है? R तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन सप्लायर होता है ना, O की नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, यानी कि ये दिस इज अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी तो बड़ी वैल्यू रखती है, हाई चार्ज है, ये हाई चार्ज डेंसिटी है इसके पास. हमने पढ़ा तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चार्ज एंड स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड है बच्चों. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है R, ये चार्ज को बढ़ाता जाएगा, अनस्टेबल कर देगा, ये H+ आयन को छोड़ेगा ही नहीं जल्दी. बोले कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, चलो. देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना करके बोला वापस चलो. क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है बच्चों, माइंड इट. अगर हम फिनॉल की बात करें और फिनॉक्साइड आयन की बात करें, इसका तो हमने जेनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया. ठीक है, हमने देखा O पे पॉजिटिविटी आ रहा है, वो रिपेल कर देगा H+ आयन को. ठीक है, ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन. अब ये देखना पड़ेगा क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है. राइट, इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे. कैसे? बाय ड्राइंग द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वहीं से पता चलेगा हमारे को. तो due to the high electronegativity of sp2 hybridized carbon of phenol to which OH group is attached,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है कार्बन ऑफ बेंजीन के पास, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन, तभी तो पॉजिटिविटी आ रही थी उसके पास। दिस इंक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ, हाँ अब ये पोलर अलग अलग ये होना चाहेंगे चार्जेस। दिस इंक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड रिजल्ट्स in an increase in ionization of phenols than that of alcohol. फिनॉल को आयोनाइज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है ना। अब देखो अब आगे देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉक्साइड आर मोर स्टेबल एंड फेवर्स द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल। बताइए, फिनॉक्साइड आयन इज फार मोर स्टेबल देन फिनॉल, ठीक है ना। ऑल्दो देयर इज आल्सो चार्ज डीलोकलाइजेशन इन फिनॉल, its resonance structures have charge separation due to which the phenol molecule is less stable than phenoxide ion. Phenol is less stable than phenoxide. ध्यान से देखो यहाँ पर, ये फिनॉक्साइड है, यहाँ पर इसने बॉन्ड बनाया तो हमने ये दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, यहाँ पर बॉन्ड माइनस आ गया ना, बॉन्ड आ गया मीन्स माइनस आ गया, तो इसके भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए जैसे फिनॉल में किया था ना। तो यहाँ भी ये बॉन्ड आएगा तो रिपल्स होकर इधर आ गया, यहाँ बॉन्ड बनाएगा रिपल्स होकर यहाँ आ गया। तो इसके भी हम लोग 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, इसमें आपको देखने को मिल रहा है O पे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है ना। तो O पे नेगेटिव होना तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फिनॉल में क्या था, O पे पॉजिटिव था, राइट। ये थोड़ी अनस्टेबल वाली चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, अनस्टेबल ही हुआ ना, यानी कि उसकी टेंडेंसी है H+ आयन को रिपेल करके भगाने की, राइट। तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन जो बन रहा है ये भी हाईली स्टेबल है। तो कहने का मतलब ये है, कहना ये चाहते हैं हम लोग कि अनस्टेबल जो है प्रोडक्ट अगर अनस्टेबल हो तो ये बैक रिएक्शन होने की ज्यादा चांस है। यहाँ पर ये स्टेबल है, ये आपका फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, तो बैक जाने का चांस कम है, बहुत कम है, यानी कि आपको H+ आयन यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा इजीली मिलेगा एज कंपेयर टू दिस H+ आयन, ठीक है ना। सो जो इजीली H+ आयन दे दे उसी को तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो बड़ा मुश्किल से H+ आयन दे उसको वीक एसिड बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी के बारे में कमेंट कीजिए, तो आप क्या बोलोगे। आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ये वाला भी और ये वाला भी, इसके भी रेजोनेंस, इसके भी रेजोनेंस। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसका तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ही हाई चार्ज डेंसिटी है ऑक्सीजन के पास जो इसको अनस्टेबल बना देता है, लेकिन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे डीलोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है, इसकी वजह से वी कैन ड्रॉ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। और जितना ज्यादा स्ट्रक्चर हम लोग बना पाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, वो उसकी एनर्जी कम होती है और वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं आप चीजों को समझो और खुद से नोट्स बनाओ अपनी भाषा में, ठीक है बच्चों। चेक मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, अपनी भाषा में लिखो, उसको ज्यादा मजा आएगा आपको, अपने खुद से लिखो, ज्यादा मजा आएगा आपको। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है बच्चों, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये भी हम लोगों ने हमें ड्रॉ करने आनी चाहिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बच्चों, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की, ठीक है। आप देखता हूं आपको दिख रहा है साफ साफ, हाँ दिख रहा है। अब यहां बात करेंगे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, मतलब फिनॉल पे अगर आप ग्रुप लगाते हो इलेक्ट्रॉन देने वाला, या ऐसा ग्रुप लगाते हो जो इलेक्ट्रॉन फिनॉल से ले रहा है, तो उसकी क्या इफेक्ट होती है एसिडिटी ऑफ फिनॉल पे। इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप कैसे, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इनहैंसेस द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। ओ यानी कि अगर आप फिनॉल में, ये फिनॉल है आपके पास, ये OH है फिनॉल,
इसमें अगर आप NO2 लगाते हो तो ये एसिडिटी को बढ़ा देता है। दिस इज मोर एसिडिक देन सिंपल फिनॉल। ठीक है ना, बात समझ में आई? इसका मतलब ये है दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ए ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ओ, यानी कि ऑर्थो पैरा पे अगर NO2 लगा दें तो एसिडिटी को ज्यादा बढ़ाएगा बच्चों एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ड्रॉ करूं मेटा पे NO2 और ये हो जाए OH, तो इसकी एसिडिटी कम होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। दिस इज मोर एसिडिक। ठीक है ना, क्योंकि जब हमने इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था बच्चों, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, है ना। ऑर्थो पैरा पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काउंटर करने के लिए NO2 आ गया, NO2 तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, चलो मुझे दे दो मुझे दे दो। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहीं पे अगर आप NO2 लगाते हो तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाएगी, OH बॉन्ड और वीक होगा, है ना। रिंग से अगर ये इलेक्ट्रॉन ये लेने लग जाए, रिंग से फिनॉल वाले रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन लेने लग जाए तो OH बॉन्ड बिकम्स वीक, फिर और आसानी से हम लोग H+ आयन निकाल सकते हैं। ठीक इसका उल्टा था अल्कोहल में। R तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, सप्लायर था ऑक्सीजन के लिए, चलो भाई और इलेक्ट्रॉन ले लो और इलेक्ट्रॉन ले लो। O के पास हाईली नेगेटिव था तो H+ आयन को तो जाने ही नहीं दे रहा था, इसलिए वो कम एसिडिक था, बहुत ही वीक एसिड था। ठीक है ना, यहां पर हमने क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। इसका मतलब OH बॉन्ड को वीक बना देगा और यहां से हम इजीली H+ आयन निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, बढ़िया, इसी को यहां पे लिखा गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इसको समझा है आज। क्या समझा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगाने से क्या फायदा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे फिर तो कचरा कर देगा बॉस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये मान लो CH3 यहाँ पे लगा दिया, तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन देगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन को तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, फिर H+ आयन को जाने नहीं देगा, उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। एसिडिटी कम हो गई एज कंपेयर टू नॉर्मल फिनॉल। तो आप 2 लाइन में चीजें लिख लो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आगे करते हैं। आगे आपको ये NCERT में एक टेबल मिलेगा। इस टेबल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं या क्या मतलब है इसका। यहाँ पर एक कॉलम में pKa लिखा है। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा Ka, यहाँ पर है pKa भी था क्लास 11 में। तो आप यूं समझ लो कि pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। pKa की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिटी कम है, pKa की वैल्यू कम है तो एसिडिटी ज्यादा है। तो यहाँ पहला है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये इसका फॉर्मूला है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इसकी pKa वैल्यू 7.2। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, तो आप पहले फिनॉल ड्रॉ कर लो ऐसे, ऑर्थो पे NO2 लगाओ, इसकी pKa वैल्यू गिवन है 7.2। मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा पे NO2 है और आपके पास है मेटा नाइट्रो, दिस इज मेटा नाइट्रो। ठीक है ना, मेटा नाइट्रोफिनॉल, और इसकी pKa वैल्यू है 8.3, यानी कि ये ज्यादा एसिडिक है, pKa वैल्यू कम, एसिडिटी ज्यादा। ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, पैरानाइट्रो का मतलब हो गया, पैरानाइट्रो का मतलब हो गया OH और पैरा पे NO2, दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर। 10 हो गया बेंजीन फिनॉल OH। ठीक है ना, तो सबसे कम एसिडिटी फिनॉल की,
और इससे भी कम एसिडिक है ऑर्थोक्रिसॉल की, क्योंकि CH3 लग गया बेंजीन रिंग पे, राइट। CH3 लग गया बेंजीन रिंग पे, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये एसिडिटी ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यही है इसका मतलब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन एक आपको करना है। स्टेरिफिकेशन क्लास 10th में भी था बच्चों, जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, अल्कोहल लेते थे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड वाटर या एसिड, तो ये बनता था आपका ईस्टर। अल्कोहल लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एसिड मीडियम लिया और बनता था ईस्टर एंड वाटर। Alcohols and phenol react with carboxylic acids, acid chlorides and acid anhydrides to form esters, ठीक है ना। रिएक्शन देखते हैं किस रिएक्शन की बात हो रही है। ये है AR/ROH। AR का मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे OH हो सकता है यानी कि फिनॉल हो सकता है, या नहीं तो ROH यानी कि अल्कोहल हो सकता है। इसमें डालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड मीडियम, तो ये बनेगा ये। मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। सपोज आपके पास है फिनॉल, दिस वन, ये फिनॉल है, और यहाँ पर आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, सपोज CH3 COOH आपने ले लिया, और ये इक्विलिब्रियम साइन है क्योंकि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकता है। आपको बनाना है AROCOR दिख रहा है ना ये। तो बेसिकली बेंजीन वाला O तो रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, बेंजीन वाला O रहेगा, और यहां से आपकी बॉन्डिंग होने वाली है। बेसिकली CH3 CO से बॉन्डिंग होने वाली है, तो CO CH3 आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां से आपकी बॉन्डिंग होगी CO CH3 और OH, ये वाला OH और ये वाला H वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर, ठीक है ना। OH किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और फिनॉल का H वाटर मॉलिक्यूल बन गया। बाकी आपने CO CH3 यहां जोड़ दिया, ये बन गया आपका। दूसरी बात ये है, दूसरी रिएक्शन, इसको भी करके देखते हैं। ये भी ऐसा ही है, ये भी आपको सेम ईस्टर देगा। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं ईस्टर। दिख रहा है कि ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया, मेरे को चेक करना पड़ता है। या फाइन, ये बन गया आपका ईस्टर बन गया। ये रिएक्शन भी सेम प्रोडक्ट देगा, ये रिएक्शन भी सेम प्रोडक्ट देगा, है सेम मेथड से ये रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बन गया द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड। अब आपको लग रहा होगा एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। जिन बच्चों ने क्लास 11 में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एसिड एनहाइड्राइड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में दोबारा मिलने वाला है, तो घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, जब हम एक कंपाउंड यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं एस्पिरिन। शायद आप लोगों ने मेडिकल टर्म में भी इसका नाम सुना होगा, क्योंकि जनरली इंडियन मार्केट में एस्पिरिन धड़ल्ले से बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है एस्पिरिन। सर दर्द है एस्पिरिन दे दो, राइट, कुछ फीवर है एस्पिरिन दे दो, कुछ भी दे दो। तो एस्पिरिन क्या है कि बहुत ही फेमस है, तो उसका ये फार्मूला है बेसिकली। तो एस्पिरिन बनाते कैसे हैं, उसके लिए चाहिए सैलिसाइलिक एसिड, यानी कि फिनॉल है, फिनॉल के साथ में COH लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पर हम लोग ने डाला है एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिडिक मीडियम में डाल दिया है, तो यहाँ का H हट गया, ये वाला H हट गया, यहाँ लग गया COCH3, ठीक है ना, साथ में बन गया एसिटिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड बना इसी को बोलते हैं एस्पिरिन, इसका जनरल नेम कह लो या कॉमन नेम कह लो एस्पिरिन। वैसे इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एग्जाम में क्या आ सकता है हाउ कैन यू मेक एस्पिरिन, ये आ सकता है, या नहीं तो आ सकता है कन्वर्ट सैलिसाइलिक एसिड इनटू एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ये आ सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस रिएक्शन को आप लोग लिख सकते हो। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है ये आपको मालूम होनी चाहिए, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है ये मालूम होनी चाहिए। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर है O, फिर है C डबल बॉन्ड O, फिर है CH3, ये ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। वैसे घबराने की बात नहीं है, आगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सब कुछ मिलेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है।
एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये तीनों रिएक्शन आपको लिखने हैं। देखो क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा आपको। अभी आप लिख लो, एक मोटा मोटा एक आइडिया ले लो कि हाँ कौन सी चीजें कहाँ हो रही हैं, राइट। जितना आप समझ सकते हो, जितना आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, अच्छे से समझ के लिखो। क्वेश्चन डिस्कस करोगे तो आपको ये सब चीज दोबारा मिलेंगे, तो आप दोबारा नोट्स में जाओगे, दोबारा डिस्कस करोगे चीजों को, तो ज्यादा अंदर घुसता है। ठीक है बच्चे, तो अभी आप ये सब समझते हुए चलो। इसके बाद है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज मतलब हमारे पास जो अल्कोहल है ना वो ये है, ये है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। तो पहला एग्जांपल है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, पहला रिएक्शन क्या है, अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी किया हुआ है, हेलो एल्केन हेलो एलीन में भी किया हुआ है हम लोगों ने। होता क्या है, ROH है प्लस अगर HBr आप लोगे, ठीक है ना, तो OH और H को आप हटा दो, वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, आपको मिल जाएगा RBr, राइट, प्लस वाटर। ये मिल गया आपको, है ना, RBr और बीच में वाटर, ये इधर मिल गया, बढ़िया है। दूसरा है द डिफरेंस, यहाँ इस रिएक्शन का आपको थोड़ा सा डीपली और समझना है। द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल्स विथ HCl। 3 क्लास का मतलब, 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। विथ HCl डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम वन अनदर। लूकस टेस्ट, लूकस टेस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिख लो। लूकस टेस्ट में क्या होता है? Lucas test is a test used to determine या distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। क्या करता है? Distinguish करता है। Distinguish क्या करता है? Primary alcohol, secondary alcohol और tertiary alcohol में हमें ये difference बताता है। कौन बताता है? Lucas test। ध्यान से देखना। Alcohols are soluble in Lucas reagent। Lucas reagent याद कर लो, right? Conc HCl plus ZnCl2, यह है Lucas reagent। While their halides are immiscible and produce turbidity in solution। Turbidity means आपने देखा होगा बादल कैसे होता है, क्लाउडीनेस, क्लाउड कैसा बनता है, ऐसा कुछ व्हाइट फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं turbidity, व्हाइट फैल जाना। In case of tertiary alcohol, turbidity is produced immediately as they form halides easily। टर्शियरी अल्कोहल अगर आप लेते हो ना, दिस इज व्हाट टर्शियरी अल्कोहल, और इसमें डालोगे लूकस रिएजेंट यानी कि कॉन्क HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, ये आप डालोगे तो आपको यहाँ पे हैलोजन मिलेगा। OH की जगह हैलोजन, OH की जगह हैलोजन, ठीक है ना। Cl ले लो, चलो H मतलब Cl ले लो, तो ये पूरा व्हाइट फैल जाता है पूरे एक्सपेरिमेंटल बीकर में। यहाँ लिखा हुआ है ना, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन लूकस रिएजेंट व्हाइल देयर हैलाइड्स आर इममिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन। वो घुलता मिलता नहीं है, अलग सा दिखता है, व्हाइट। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगा ये इमीडिएटली आपको पूरा टर्बिडिटी दिखेगा। कौन? 3 डिग्री अल्कोहल में इमीडिएटली, और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल में आप डालोगे लूकस रिएजेंट, तो क्या होगा? 5 मिनट के बाद बनेगा ये कंपाउंड। 5 मिनट के बाद आपको रिएक्शन दिखेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप समझ जाना, अच्छा ये तो टाइम ले रहा है, यानी कि टर्शियरी नहीं है ये जरूर सेकेंडरी है। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? जब लूकस रिएजेंट आप डालोगे तो कुछ बनेगा ही नहीं, उसको हीट करना पड़ता है अलग से, तब जाके आपको ये कंपाउंड बनेगा, तब जाके आपको रिएक्शन दिखेगा। विदाउट हीटिंग आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो दिस इज द वे टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखो, प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, आपको हीट करना पड़ेगा तब वो आपको रिएक्शन दिखता हो, आपको दिखेगा कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग इन द बीकर, व्हाइट जैसा कुछ एक्सपैंड हो गया है बीकर में। दिस इज अ वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। लूकस रिएजेंट, लूकस टेस्ट आपको याद रखना है। रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड हमने पहले भी किया हुआ है।
अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड आप लोगे तो ये बनता है RCl प्लस POCl3 बन जाएगा प्लस HCl भी बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। फिर हम लोगों ने हाइड्रोजन में पहले चैप्टर में किया हुआ है। डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल निकालना। डिहाइड्रेशन क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो जहां पे रिमूवल ऑफ वाटर हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड इज द बेस्ट रिएजेंट, ये वाटर हटा देता है, रिमूव कर देता है, राइट। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, आपको मिल जाएगा एल्कीन, राइट। इथेनॉल से वाटर 443 केल्विन, याद कर लो, टेम्परेचर भी याद कर लो, बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम का रिएक्शन है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, आपको अल्कोहल से मिल जाएगा एल्कीन, याद कर लो। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड याद हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड याद हुआ, उसमें कितनी टेम्परेचर होनी चाहिए? 443 केल्विन, याद करो 443 केल्विन को 5 बार बोलो, 443 केल्विन, 443 केल्विन। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस 443 केल्विन, अल्कोहल में डाला, एल्कीन बन गया, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, याद कर लो अभी का, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है? 85% वीक एसिड में भी काम हो जाएगा, सल्फ्यूरिक सेकेंडरी अल्कोहल है तो 440 केल्विन में ही काम चल गया, कम टेम्परेचर में काम चल गया, और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आपको नहीं चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड से काम चल गया। टर्शरी अल्कोहल आएगा तो 20% फॉस्फोरिक एसिड और टेम्परेचर डाउन कर दिया, फिर भी हमारा बन गया। ये रिएक्शन लिखते जाओ। द रिलेटिव एज ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे इजीली तो टर्शरी में हो गया, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, है ना। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ सकते हैं, डिहाइड्रेशन में सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्ड करेगा, कौन इजीली डिहाइड्रेशन होगा, तो टर्शरी का सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। इस सीक्वेंस को आप लोग आराम से लिख लो। ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अब हम इसको ब्रेक करने वाले हैं, राइट। हम लोग अल्कोहल को ब्रेक करने वाले, कौन सा बॉन्ड? C और H का बॉन्ड, O और H का बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। CO को ब्रेक करने बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए, उतनी एनर्जी के पहले ही O और H बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, C और H बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। Such a cleavage and formation of bonds occur in oxidation reaction. These are also known as dehydrogenation. नाम पे ध्यान देना बच्चों, dehydrogenation मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ H2, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन है, कैसे कैसे रिएजेंट है। रिएजेंट भी आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपको दिया गया है, अल्कोहल में ऑक्सीडाइज किया गया तो अल्डिहाइड बन गया, अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये एक मोटा मोटा आइडिया आपको दिया गया है, अलग अलग रिएजेंट लेंगे, अलग अलग काम होगा। तो आप अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, इसमें डाल दिया आपने CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको ये अल्डिहाइड देके छोड़ेगा, ठीक है ना। वैसे ये फर्दर भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला ना डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट वी यूज। तो आपको रिएक्शन को याद करना है कि अल्कोहल में CrO3 डालेंगे तो क्या बनेगा? RCHO बनेगा, ठीक है ना। इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, R है हमारे पास, ये R है, ये C है, ये H है, ये O है और ये H है, ठीक है ना। CrO3 क्या करता है, एक ये हाइड्रोजन हटाता है और ये हाइड्रोजन हटा देता है, और आपको क्या मिलता है? C डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया, अल्डिहाइड मिल गया ना आपको, है ना, मजेदार। दूसरा, a better reagent for oxidation of primary alcohols to aldehyde in good yield is pyridinium chlorochromate, PCC। बहुत फेमस है बच्चों PCC, ये नीट में आ चुका है बहुत बार, आगे भी आने की संभावनाएं हैं। जेई मेंस और एडवांस में PCC का रोल आ चुका है, आगे भी आने की उम्मीद है। तो जब हम लोग डालेंगे PCC, तो ये डबल बॉन्ड को नहीं पहचानता, डबल बॉन्ड में कुछ नहीं पहचानता, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, H2 निकाल देगा, CHO बना देगा। इसका ये सेलेक्टिव रोल है बच्चों, सेलेक्टिव रोल है। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नहीं पहचानता, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन आपको निकाल देगा और ये CHO आपको बना के अल्डिहाइड दे देगा। इसको नोट कर लो। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज, CrO3 डालेंगे फिर से,
CrO3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, ये H गायब, ये H भी गायब, ये H को गायब कर दो, इस H को गायब कर दो, आपको मिल गया कीटोन। ठीक है ना, आपको मिल गया कीटोन। 2H आपने गायब कर दिया, आपको मिल गया कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्शियरी को हम नहीं कर सकते, उसके पास ऑक्सीडाइज होने के लिए। देखो टर्शियरी में क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा ही नहीं आपको। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, जिस कार्बन पे OH लगा है ना, वहां पर उस कार्बन पे H होना जरूरी है, तभी ऑक्सीडाइज होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल होती है, ये बहुत ही मुश्किल काम है उसको ऑक्सीडाइज करना। अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन conditions such as strong oxidizing agent KMnO4 and elevated temperature, cleavage of various CC bonds takes place and a mixture of carboxylic acid. स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो कार्बन कार्बन को भी ब्रेक करके कुछ और बना देगा। ठीक है ना। फिलहाल CrO3 में यही काम करना है, HH को हटा देना है। टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो अच्छी बात है। अब इस रिएक्शन में आपको क्या सीखना है, कॉपर और 573 केल्विन डालते हैं तो क्या होता है। ये भी बहुत काम का रिएक्शन है बच्चों। कॉपर और 573 केल्विन, हमारे पास क्या है, R है, C है, H है, ये भी H है, ये O है, ये H है, ये कॉपर है और ये 573 केल्विन है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन हटा देगा, यहाँ का हाइड्रोजन हटा देगा और C डॉर्मन O मिल जाएगा आपको। ये एल्डिहाइड मिल गया आपको। तो डाला क्या, कॉपर 573 केल्विन। याद कर लो, कॉपर Cu 573 केल्विन, 2 हाइड्रोजन, डीहाइड्रोजिनेशन कर दो, आपको मिल गया। ठीक है ना। ये सब जगह होगा, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, आपको इस 2 हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देना है। यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ से क्या होता है, OH हट जाता है और यहाँ से एक H हट जाता है, अल्कीन बन जाता है। इन दोनों में तो सेम प्रोसीजर था, लेकिन इसमें इस कार्बन, बीच वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये OH और H चल के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर अल्कीन आपको देता है, माइंड इट, राइट। तो डिफरेंस समझना है आपको किसमें क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, इजी है वैसे। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल के रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने हेलोएरिन और हेलोएल्केन में किया था ना, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, सिमिलरली आपको करना है इसमें। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आपको यहां भी करना है। तो सबसे पहले नाइट्रेशन अगर आप करोगे, नाइट्रेशन कैसे करते हैं हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो NO2 आके बेंजीन रिंग में लगता है। लेकिन यहाँ पर अब फिनॉल है तो काफी एक्टिव है, इसमें डाइल्यूट HNO3 से काम चल जाएगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा एसिडिक है, ये अपना एसिड कैरेक्टर दिखाता है ये। तो डाइल्यूट HNO3 डाल के भी आप NO2 यहाँ लगा सकते हो, तो नाइट्रेशन हो गया आपका। तो ये जो नाइट्रेशन हुआ है डाइल्यूट HNO3 डाल के, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाउ टू डिस्टिंग्विश कि कौन ऑर्थो है कौन पैरा है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है ना, इसका OH वाला हाइड्रोजन, NO2 वाला O, ये आपस में ही बॉन्डिंग बना लेते हैं और यहां बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, NO2 का O और OH का H आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और वो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि एक अलग, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये इसमें क्या है कि OH और NO2 बिल्कुल अपोजिट में लाई कर रहे हैं। OH अलग है, NO2 बिल्कुल अपोजिट है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल 1, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में बने या 2, 3, 4 मॉलिक्यूल का आपस में मिलकर बने, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग
मॉलिक्यूल को मिलके आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है, बढ़िया। तो इससे क्या हो गया, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? इसको होता है ना, आप तुरंत बॉयल करोगे, बड़ा जल्दी बॉयल हो जाएगा, स्टीम वोलाटाइल, बहुत ही जल्दी वेपर बन जाएगा। लेकिन ये नेटवर्क बना लेता है, बहुत बड़ा सा नेटवर्क, इसको बॉयल करोगे तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये फटाफट वेपर बन के जल्दी जल्दी, वेरी स्टीम वोलाटाइल, क्योंकि आपस में ही तो एसोसिएटेड है। और ये क्या है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को तोड़ने में टाइम लगता है, बॉइलिंग होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। चलो, हाँ, पिक्रिक एसिड भी आ सकता है भैया। पिक्रिक एसिड क्या है? अब फिनॉल में डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो 3 बार लगेगा NO2। डाइल्यूट HNO3 डाला था पहले हमने, उसमें एक ही बार NO2 लगा, एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लोगे फिनॉल के साथ, तो ये 3 बार NO2 लग के पिक्रिक एसिड बना देगा। पिक्रिक एसिड तो कॉमन नेम हो गया, आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। Nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with concentrated sulfuric acid with chloramine। चलो इसकी जरूरत नहीं है, आप इतना याद कर लो, इसकी जरूरत नहीं है आपको। हैलोजिनेशन आपको दिख रहा है बच्चों? मेरे को चेक करना पड़ता है कैमरा बार बार। हाँ, हैलोजिनेशन में क्या हो रहा है बच्चों? ये फिनॉल है, फिनॉल में क्या डाला हमने? Br2 कार्बन डाइसल्फाइड और 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड कंडीशन है बच्चों, कोल्ड कंडीशन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। फिनॉल में Br2 कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं, तो एक बार Br लगता है ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, और पैरा वाला तो मेजर होता है, आपको मालूम है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इजी रिएक्शन भी है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलो, याद रहेगा। हैलोजिनेशन हमने पहले भी हैलोअल्कीन हैलोअरीन में किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको अलग मिल गया रिएजेंट, Br2 कार्बन डाइसल्फाइड, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। लेकिन यहाँ पे जब आप Br2 डालोगे और यहाँ पे वाटर होता है, बिल्कुल मिसिंग है। जब आप ब्रोमीन डालोगे और वाटर डालोगे तो 3 बार ब्रोमिनेशन लगेगा, 3 बार ब्रोमीन लगेगा। When phenol is treated with bromine water, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड एज व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट PPT, ठीक है ना। लेकिन जब आप कार्बन डाइसल्फाइड डालोगे, यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये है नॉन पोलर, ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये सिर्फ सिंगल ब्रोमिनेशन देगा। द यूजुअल हैलोजिनेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ फिनॉल the polarization of bromine molecule takes place even in the absence of Lewis acid. It is due to the highly activating group of OH group attached to the benzene ring. ये बहुत ही हाईली एक्टिवेटिंग है, ठीक है ना, हाईली एक्टिवेटिंग है। तो इसको हम लोग कोई अगर ग्रुप देंगे ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी कोई अगर ग्रुप इसको दे रहे हैं, हम लोग Br2 दे रहे हैं, तो ऑर्थो पैरा पे जाके लगा देगा। लेकिन जब आप वाटर का इस्तेमाल करते हो, वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट क्या करता है ना, फिनॉल को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, फिनॉल को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है और मल्टीपल ब्रोमिनेशन के लिए वो तैयार हो जाता है फिनॉल। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से लिखना है आपको। कार्बन डाइसल्फाइड क्या था? नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में फिनॉल बिकम्स हाईली एक्टिव, ठीक है ना, ये बहुत हाईली एक्टिव हो जाता है और मल्टीपल ब्रोमिनेशन होता है और ये व्हाइट PPT बनता है, ठीक है ना। मतलब पूरे तरीके से ये उसमें सॉल्यूशन में मिलता नहीं है, व्हाइट PPT बनता है इसका। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। आगे है कॉल्ब्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का रिएक्शन है। इसके 2 स्टेप रिएक्शन आपको दिखानी है, ठीक है ना। कॉल्ब्स में आपको ध्यान में क्या रखना है? कॉल्ब्स में कि आपको फिनॉल लेना है और सैलिसाइलिक एसिड बनानी है आपको। सैलिसाइलिक एसिड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पहले NaOH लेंगे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, आपको बना देना है ONA, है ना। काफी इजी हो जाता है जैसे, क्योंकि ये तो खुद एसिड है,
या बिना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के भी हो जाता है, क्योंकि ये OH है ना, फिनॉल वाला H एसिडिक होता है, आराम से निकल जाता है, तो ये फिनॉक्साइड बन गया। इस फिनॉक्साइड को आप CO2 दे दोगे, फिर H+ आयन दे दोगे, तो ये ऑर्थो पे आके COOH बना देगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म है, लेकिन जरूरत नहीं है, आप ऑर्थो पे इसको अटैक दिखा दो। क्यों? क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड वेरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ही होता है ऑर्थो पैरा पे जाके लगना। ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड वेरी एक्टिव, ये ऑर्थो पे डायरेक्ट कर देगा, भाई ऑर्थो पे आओ और जाओ। ठीक है, तो ये आपको बन गया सैलिसाइलिक एसिड, याद रहेगा ना, सैलिसाइलिक एसिड OH। रीमर टाइमन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चों। रीमर टाइमन रिएक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इसमें क्या क्या होता है ध्यान में रखना है। फिनॉल से आपको बनानी है सैलिसाइलडिहाइड, मतलब इसके ऑर्थो में CHO लगाना है। रिएजेंट क्या लोगे? क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH, ये बना दो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नहीं बनाना चाहते हो सर, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो कोई बात नहीं, आप सारे रिएजेंट लिख लो, लास्ट में ये बना लो। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, NaOH है, ये इंटरमीडिएट बनाता है। इसको NaOH डालेंगे तो Cl2 यहाँ से हट करके CHO बनेगा, ONA था ONA बनेगा, H+ आयन दोगे तो ये सीधा फिनॉल बन जाएगा। शॉर्ट में लिखना है तो आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो, शॉर्ट में भी मेरे साथ साथ लिख लो। फिनॉल ऐसे बना लो और आप यहाँ पे डाल दो CHCl3 NaOH और फिर H+ डाल दो, सब कुछ एक साथ डाल दो और आप यहाँ पे बना सकते हो दिस वन CHO सैलिसाइलडिहाइड, ऑर्थो पे जाके लगेगा सैलिसाइलडिहाइड। ठीक है ना, रीमन। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो पूरा स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, इसके मैकेनिज्म अलग है, JEE मेंस और एडवांस में आते हैं वो, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको NCERT में इतना मिलेगा, इतना वैसे काफ़ी है CBSE के लिए, बोर्ड के लिए, नीट के लिए भी इतना काफ़ी होता है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, देखो बच्चों ये काफ़ी शॉर्ट रिएक्शन है, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है कि फिनॉल को एक स्टेप में हम लोग बेंजीन रिंग कैसे बना सकते हैं। फिनॉल से बेंजीन, जिंक डस्ट, ये डस्ट है, जिंक डस्ट। ठीक है ना, जिंक डस्ट में रिएक्ट करवाएंगे ना फिनॉल को, सीधा फिनॉल बनेगा और ZNO बनेगा। तो इसको याद करना जरूरी है, मेमोराइज दिस, रिमेंबर। ये साइड रिएक्शन भी पूछते हैं, साइड रिएक्शन भी पूछते हैं। जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड बन गया, ये हाइड्रोजन वापस यहीं पे आके लग गया तो बेंजीन बन गया। फिनॉल में क्या डालेंगे? जिंक डस्ट डालेंगे तो फिनॉल बन गया। कन्वर्जन आ सकता है बच्चों, एग्जाम में बोला जा सकता है कि फिनॉल से बेंजीन बनाइए। ठीक है ना, एक और रिएक्शन है इसका, फिनॉल से बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको एक रिएक्शन और पढ़ना है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन बनाते हैं। उससे क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्विनोन। उसमें फिनॉल में आप डाल दो Na2CrO4 और सल्फ्यूरिक एसिड। फिनॉल में क्या डालोगे आप? एक आप ऐसा फिनॉल ले लो, ठीक है ना, और डालोगे आप Na2CrO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो ये बनेगा हाइड्रोक्विनोन। ये बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्विनोन। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, मेक ए नोट ऑफ इट। ठीक है, तो एनसीईआरटी करनी एक्चुअली जरूरी है। अगर आप JEE एडवांस दे रहे हो, मेंस दे रहे हो या नीट दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ डालो, जो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग ने क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियो बना रखे हैं अल्कोहल फिनॉल में। आप चाहो तो पूरा थ्योरी पोर्शन खत्म करके, पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म करके वहां पर जाके क्वेश्चंस वाला वीडियो भी आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर नीट में क्या क्या आ चुके हैं अल्कोहल फिनॉल से, JEE में क्या क्या आ चुके हैं, इस पे भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बच्चों, क्योंकि पसंद करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।